अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। हल्का NA 249 में पोलिंग के जो नताइज हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। अब तक तकरीबन 59 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। काउंटिंग जारी है। टर्नआउट काफ़ी कम नज़र आया है और अभी तक के जो नताइज हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे आगे। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है ये। 2778 वोट अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके नताइज आए हैं जिन हल्का पोलिंग स्टेशन के 59 पोलिंग स्टेशन के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2774 वोट बताए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त छठे नंबर पर आ रही है। कभी वो 5वें में चली जाती है, कभी वो छठे पे चली जाती है। जब से नताइज सामने आना शुरू हुए हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें और छठे नंबर पर ही जा रही है, जबकि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लोज हैं काफ़ी। PMLN पहले नंबर पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। अब देखना यह है कि जब मुकम्मल नताइज आएंगे उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। 276 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं टोटल। जब काउंट होंगे उसके बाद सूरत हाल पता लगेगी कौन आज का इलेक्शन विन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये सीट फैसल वाडा साहब के पास थी जो इस वक्त सेनेटर हैं। उन्होंने ये सीट छोड़ी थी। ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई तारीख पाकिस्तान में रकम कर रही है, क्योंकि 1947 से 2021 तक जितनी दफ़ा भी ज़मनी इंतखाबात हुए तो यूजुअली यही होता रहा है कि मेजॉरिटी सीटों पर हुकूमत वक्त के कैंडिडेट्स कामयाब हुआ करते थे। मेजॉरिटी 100% नहीं, मेजॉरिटी ये होता था। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। वो हल्के जहाँ जो PTI का गढ़ समझे जाते थे, जैसा कि नौशहरा का हल्का था, वहाँ उन जैसे हल्कों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना रहा है। तो ज़मनी इंतखाबात में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मुस्तरद किया। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा 249 के जो आज के नताइज हैं उस पर बात करेंगे। मैं जरा अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलो। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा नदीम कायरा साहब ने। नदीम असर कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आफ्ताब जहांगीर साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची के MNA हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले ज़रा बताता चलूँ कि 218 का जो नतीजा था उस वक्त टोटल टर्नआउट 39.58% था। आज टर्नआउट इससे भी कम देखने में आया है, क्योंकि कोरोना भी है, रमज़ान का महीना भी, और आज गर्मी भी काफ़ी रही, हार्श वेदर रहा कराची के अंदर। फैसल वाडा ने उस वक्त 2008 में 35,349 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे। उनके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे PMLN के सदर, उन्होंने उस वक्त 34,626 वोट लिए थे। सिर्फ 723 वोट का डिफरेंस था। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब सी है। तहरीक इंसाफ बहुत पीछे है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को पिछली दफ़ा हासिल करदा वोटों से भी कम वोट मिले। कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पिछली दफ़ा सिक्योर किए गए वोटों के 60% वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल नहीं कर पाएगी। 2013 में ये सीट MQM के पास थी, मोहम्मद सलमान बलोच साहब थे यहाँ से। 2008 में अब्दुल कादिर पटेल साहब के पास ये सीट थी। 2002 में आमिर लियाकत MQM से जीते थे और 1997 में इजाज़ शफीक साहब PMLN एक दफ़ा पहले भी इस सीट से कामयाब हो चुकी है। अच्छा, एक ख़ास बात यह कराची की, क्योंकि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मैंडेट मिला था। तकरीबन 14 MNAs और 24 MPAs थे। PMLN के पास कोई सीट नहीं थी, और अगर PMLN जीत जाती है तो ये PMLN के लिए सिंध के अंदर और कराची की जो सियासत है उसके अंदर एक बड़ा मार्का होगा PMLN के लिए भी। कारा साहब, आपकी जानिब आ रहा हूँ सर। ये बड़ा नतीजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गो टर्नआउट बड़ा कम है, लोग बाहर नहीं निकल सके कोरोना, रमज़ान और गर्मी की वजह से। लेकिन नतीजा इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की सियासत और थोड़ी सी डिफाइंड हो रही होगी सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर कराची के अंदर। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस सीट से 7,000 के करीब वोट लेती है। जो गुज़श्ता इलेक्शन था हमारे कैंडिडेट मैं बताता हूँ 7,000 वोट थे। कादिर खान मंदोखेल साहब जी, अभी वही कैंडिडेट हैं हमारे। जी, देखना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली जो है वो मुकाबला कर रही है। और जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग नून अकेली नहीं लड़ रही। ये PDM के कैंडिडेट हैं। उसमें से ये अलग बात है कि शोकाज नोटिस के बाद हमने
पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट कारा साहब अकेला साइडलाइन ना करे ना नून लीग को, मेरे भाई वहां पे वोट बैंक नून लीग मैं उससे इनकारी नहीं, एमक्यू और पीपल्स पार्टी का रहा ना सर। देखें उस पीटीआई का था, उस हल्के में हमेशा मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हजारा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी वहां पर हैं और दूसरा केपीके के भी कुछ लोग वहां पर हैं, तो काफी आबादी है जो पंजाब से और हजारा से वहां पर है, और उसमें हमेशा मुस्लिम लीग नून को एज रहा है, इससे कोई इनकारी नहीं हूं मैं। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त उनके साथ एएनपी भी साथ खड़ी है और जो पीडीएम की दूसरी जो 9 जमातें हैं वो भी उनके साथ खड़ी हैं और उनको पूरी सपोर्ट है उनकी। लेकिन पीपल्स पार्टी अकेले मुकाबला कर रही है कराची में। देखें, कराची में हमेशा पीपल्स पार्टी लियारी के अलावा या कुछ एक हल्के से पीपल्स पार्टी जीता करती थी, वरना तो पूरे के पूरे कराची में होल्ड था एमकेएम का। लेकिन इस दफा देखने वाली ये बात है कि अभी आप पीपल्स पार्टी और नून को ना डिस्कस करें। आपने किया है, मैं बता साहब, मैं तो सवाल ही पीटीआई और नून मैं पीटीआई की पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में मसला है। मैंने एक मुआवजा किया। पीटीआई की आज जो हालत देखी जा रही है ये काबिल रहम है उनके लिए, मैं समझता हूं। देखें ना, जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, कभी कहते हैं जी नौशहरा में अगर आ रही है तो उनका मौकफ था कि जी हम घर में लड़ पड़े हैं, डस्का में भी हरी है, इसी तरह सिंध में तो हमेशा ही पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां से ना, और एक इनकी सवात की सीट थी जो चीफ मिनिस्टर है वहां से भी ये हार गए थे। ये पाकिस्तान में ये चीज साबित हो चुकी है, जो हमारा बयानिया रहा है, जो हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, इसकी टीम सिलेक्टेड है, इसलिए ये जो है रोज बरोज शिकस्तें हो रही हैं। सर ये क्या हो रहा है, नताइज जो अब तक आ रहे हैं, और अगर इसी रेशो से चलते रहे तो तहरीक इंसाफ तो टॉप 3 में भी नहीं रहेगी सर। तो क्या लोगों ने इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ के बयानियों को मुस्तरद कर दिया और खाइफ हो गए लोग, आपसे नाराज हो गए आपसे, तभी आपको वोट नहीं पड़ रहे आज के दिन में सर, या पड़े? और कारा साहब को और चीमा साहब को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि यकीनन हमारे लिए लामिया फिक्र है, खास तौर पर कराची का इलेक्शन जो है, क्योंकि इसे हम बड़े पुरुमीद थे, इसलिए कि हमने वहाँ से एक नौजवान, मुकामी नौजवान को खड़ा किया था, और उसके मुकाबले में मंदुखेल साहब थे जो कि पीपल्स पार्टी के साहब से पहले भी वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान स्टूडियो में। जी जी सर, कंटिन्यू प्लीज। जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है मुफ्ता इस्माइल साहब तो आपको पता ही है कि एक बड़ा नाम भी है, और उसके मुकाबले में हमने जो, और फिर मुस्तफ़ा कमाल जो कि एक पार्टी के लीडर हैं, सरबराह हैं, उसके मुकाबले में हमने एक नौजवान को खड़ा किया। लेकिन यकीनन इसके अंदर, अगर मैं आपको देखें हैदर भाई, आपको आइडिया है कि मैं कभी भी कोई लगी लिपटी या कोई ऐसी बात नहीं करता कि जो बात सच होगी वही करता हूँ जी। देखिए, बात यह है कि इसके अंदर भी हमारे यहाँ शुरू में एक सेकंड आफ्ताब जहांगीर साहब, ऐसा स्टूडियो में आवाज दे दो यार, कारा साहब को आवाज नहीं जा रही। जी आफ्ताब साहब कंटिन्यू प्लीज। आफ्ताब साहब कंटिन्यू प्लीज। जी जी। अच्छा, देखिए, असल में शुरू में ऐसा हुआ था कि जब हमारे हमने एक टिकट की बारी आई थी, तो कुछ हमारे मुकामी दोस्त जो हैं उन्होंने भी अप्लाई किया, काफी सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया था इस टिकट के लिए, इस सीट के लिए, जिसके अंदर वहाँ पे एक सिटिंग एमपीए भी हैं, उन्होंने भी किया था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये एक इख्तलाफी मतलब वो हुआ था, और उसके बावजूद ये फैसला हुआ कि जी इस नौजवान को दिया जाए। इस नौजवान ने बड़ी मेहनत की, और यकीनन मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी वो जो हमें भी सोचने की है, अब समझने के लिए जरूरी हो गया है। आफ्ताब साहब कब सोचेंगे सर? मुसलसल अगर आप ज़मनी इंतखाबात हार रहे हैं तो ये तो पीटीआई को, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था, क्यों लोग आपको जो 2018 में जिन्होंने वोट दिया था वो 2021, 19 में, 20 में ज़मनी इंतखाबात में आपको वोट क्यों नहीं दे रहे वो लोग? अच्छा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हैदर भाई, थोड़ी सी मेरी बात सुन लेंगे तो शायद मैं अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह से बयान कर सकूंगा जी। कि दरअसल बात ये कि हमने तरक्याती काम किए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जाके किसी से पूछेंगे कि जी तरक्याती काम हुए कि नहीं हुए, वो कह रहे हैं कि हो रहे हैं। अच्छा, जितने हमारे वसाइल थे उसके मुताबिक हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं कर पा रहे थे, जिसमें से ख़ास तौर पर एक पानी का मसला है। जो पानी का एक मसला है, जिसके लिए आपने जितने भी चैनल्स ने और वहाँ पे एंकर पर्सन गए या नुमाइंदे गए हैं चैनल्स के, उन्होंने जो लोगों से पूछा तो वो पानी का एक बड़ा इशू है वहाँ पर, और उस पानी के इशू ने हमें वहाँ पे बहुत बड़ा डेंट लगाया, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, मैं आपको फिर ये कहूँ, हाँ ये जरूर हुआ है
कि फैसल वाडा की वहां पर तवज्जो ना देने की, उन्होंने ये समझा कि फंड देने के सर बाद। मैं एक आफ्ताब साहब मुझे ब्रेक लेने देना, टेक्निकल इशू, एक ब्रेक ले लो यार एहसन, ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर कराची का NA 249 का नतीजा क्या समझ रहे थे? वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह अभी लीड कर रही है, तमाम 276 पोलिंग नताइज पर लीड करेगी और यह इलेक्शन जीत जाएगी आज का? सर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि हमारे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत ही नोबल शख्सियत हैं और वो बाकी ये है कि कोशिश उनकी होती है कि पार्टी लाइन कुछ भी हो लेकिन वो हकाइक की बुनियाद पर वो बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें और अमूमन सियासी करते हैं। और उनकी बात ये सही है, देखें उन्होंने बहुत फराखदिली के साथ ये माना है कि कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जिनका हमें एतराफ़ करना चाहिए और उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखें इनकी जो PTI की शिकस्त है, ये देखें ना, वहाँ तो ये दूसरे नंबर पे भी नहीं है, तीसरे नंबर पे भी नहीं है, पता नहीं है कि कौन से नंबर पे आते हैं। देखें गुजारिश ये है कि अवाम इनसे क्यों नाला है। एक तो लोकल मसाइल हैं जिनकी तरफ उन्होंने तो ये इशारतन जिक्र किया है, एक तो ये कि पानी का मसला वो हल न कर पाए, दूसरा ये कि उन्होंने ये कि इशारतन जिक्र किया है फैसल वावडा साहब का। देखिए ये है कि यानी इस तरह के लोग अगर आप नुमाइंदगी के लिए चुनेंगे जो इंतहाई गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार किस्म के लोग और इस तरह की हरकतें करने वाले गैर जिम्मेदाराना, तो फिर यह है कि अवाम ज़ाहिर है नालाई होंगे और आपसे नाराज होंगे। आपको क्यों वो ये एतमाद का वोट देंगे, बात यह है। और दूसरे जो है मसाइल है वो अमूमी नौयत के हैं जिनका सिर्फ कराची के एक हल्के से ताल्लुक नहीं पूरे मुल्क से ताल्लुक है। बिल्कुल सही, लेकिन डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी का, सर पीपल्स पार्टी का आज के इलेक्शन में मौक़िफ़ ये है कि अगर आप नून लीग लीड भी कर रही है सर, उसका क्रेडिट PDM को जाता है, अकेली नून लीग को नहीं जाता सर, है ना। दूसरे जो अमूमी मसाइल हैं जिनका पूरी कौम को सामना है वो ये महंगाई और बेरोजगारी है, बदतरीन किस्म की गवर्नेंस है जिसका पूरे मुल्क में ये कि अवाम जो फेस कर रहे हैं और इसका जाहिर है कि नताइज PTI की गवर्नमेंट को भुगतने पड़ेंगे। सर मैं PTI का रिस्पॉन्स आ गया डॉक्टर साहब, महंगाई और बेरोजगारी। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर जी जी बिल्कुल आ रही है। सर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आज जो 249 में इलेक्शन लड़ी है नून लीग और अभी तक के नताइज में वो लीड कर रही है, तो वो अकेली नून लीग नहीं है, वो PDM का नतीजा है। PDM ने मिलकर वो इलेक्शन लड़ा है 249 का आज। देखिए वो हमारे साथ हम ख्याल जो है हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, सबके हम ख्याल उनके साथ हैं। देखें वो जो है जो अगर जिन जिन की जितनी अहमियत है, जो जो उनकी MQM जो है, MQM उसको छोड़ दें, वो जो पाक सरजमीन पार्टी जो है मुस्तफा कमाल साहब अपने तौर पे, बाकी ये कि जो मौजूदा हुकूमत के हलीफ हैं उनके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है कि ये हमारी कामयाबी है कि अगर हमारे हम ख्याल हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्रेडिट है, कोई डिस्क्रेडिट तो नहीं है। ये तो ये कि बड़े एक खुशी की बात है कि हमारे हम ख्याल हम पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन असल जो बात है ये कि देखें इस नताइज से ये भी पता चलता है कि 2018 के इलेक्शन जो थे किस तरह इंजीनियर किए गए, किस तरह ये है कि अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए गए और किस तरह पूरे मुल्क में ये है कि एक टोले को मुसल्लत किया गया बदकिस्मती से। और ये बिल्कुल उसका वाज़ेह सबूत है। आज ये है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी ये खबर होगी कि यहाँ वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी कराची की सीट और इंशाल्लाह बड़ी कारा साहब वो कह रहे हैं इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जीतेगी। सर दोनों में से कोई भी जीत जाए, लेकिन PTI की जो शिकस्त है क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? ये मतलब बड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि हुकूमत वक्त है और जहाँ भी ज़मीनी इंतखाबात होते हैं वहाँ हार जाती है सर, अपनी सीट ही हार जाती है। कारा साहब हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल वजह का है कि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी इसकी निशानदेही की, क्योंकि वो उस PTI से ही तल्लक रखते हैं कि जब आप अपने इलाके में जो नुमाइंदा चुनते हैं अगर वो D सीट हो जाता है या आगे वो तरक्की कर जाता है तो उसकी पॉलिसीज़ उसका उस इलाके में अपने कारकुनों के साथ उस इलाके के लोगों के साथ जो रवैया होता है वही रवैया जो है वो ट्रैवल करके जो उसकी जगह पर आता है उसको मिलता है। और यही बदकिस्मती है PTI की कि जो हमारा बयानिया रहा 2008-18 में, हम कहते थे कि ये इलेक्शन जो है ये सिलेक्टेड के इलेक्शन है, इनको सिलेक्ट किया गया है, ये अपने वोटों से नहीं मुंतखब हुए, अवाम ने इन्हें मुंतखब नहीं किया। अगर अवाम ने मुंतखब किया होता तो आज इनकी ये हालत ना होती। देखें कराची शहर है,
दही इलाका होता तो मैं कहता कि वहां पर धड़ेबंदी को वोट पड़ जाते हैं, बरादरियों को वोट पड़ जाते हैं, लेकिन ये शहरी इलाका जहां पर भी तो पड़े ना, सबसे ज्यादा सीटें, 24 MP है, 14 MN, जी वही मैं कह रहा हूं, वोट तो दिया इनको। देखें कराची की अगर सीटें ना इनके पास होती, कराची ने एमकेएम के बयानिए को रिजेक्ट करके इनको वोट दिए ना, तो आज अगर इनकी ये हालत हुई है तो ये बात साबित करती है ना कि हम जो कहते थे कि इनको सिलेक्ट किया गया है, इनको वोट नहीं मिले, इन्हें अवामी मैंडेट नहीं मिला, इन्हें कहीं से भी अवामी मैंडेट नहीं मिला। अगर इनके पास वाकई अवामी मैंडेट होता तो मेरे भाई इनकी ये हालत तो ना होती जो छठे या सातवें भाई नंबर इस पर पर कमेंट कर दीजिए। ये बड़ा बार बार कहा जाता है, कारा साहब ने भी कहा कि क्योंकि आप ज़मनी इंतखाबात हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो 2018 के तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, वो बिल्कुल बजा थे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा सर, कराची ने बड़ा वोट बैंक दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज के इलेक्शन का नतीजा क्या ये बात वाज़े कर रहा है कि 2023 के इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे पीटीआई को मुस्तरद कर दिया जाएगा कराची की आवाम की जानिब से? सर अच्छा देखिए हैदर, अभी मेरे दोस्त कायरा साहब ने भी बात की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जितने सर्वे भी हुए, जहां पर भी गए, आपने देखा कि जो सर्वे आए थे उसके मुताबिक तो पीटीआई दूसरे नंबर पे और के पास जगह पे पहले नंबर, दो सर्वे के मुताबिक तो पीटीआई लीड कर रही थी और एक गैलप के मुताबिक जो था कि वो सेकंड नंबर पे थी। लेकिन जब लोगों से पूछा जाता था तो कि आपने पीछे पहले 2018 में किसको वोट दिया, तो वो ये कहते थे कि हमने पीटीआई को वोट दिया। तो इसलिए ये कहना कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन था 2018 का, तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि देखें उसके अगर हमारी इस 2.5 साल परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर लोगों ने हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका हक है, बिल्कुल सही बात है अगर ये बात की जाती है तो। लेकिन 12-12.5 साल से पीपल्स पार्टी भी तो कराची के अंदर, सूबे सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। 18वीं तरमीम के बाद जितनी ताकतवर सूबाई हुकूमतें होती हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी तो काउंट करती है। अगर उनकी ये हमारा हार रिफ्लेक्ट करके पीपल्स पार्टी की तरफ जाता और पीपल्स पार्टी जीतती तो लोग कहते हैं कि देखो जी उन्होंने काम किया है, वो डिलीवर कर रहे हैं, तो लोगों ने उनकी तरफ शिफ्ट किया है। लेकिन वहां पर ऐसा पीपल्स पार्टी की भी सूरत हाल आपके सामने, तो इसका मतलब ये है कि जो कारा साहब ने ये कहा, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि ये जो है एक तो आज ये पीडीएम का इलेक्शन था, पीडीएम वर्सेस अलग जो जमातें थी, जो वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है मौलाना फजलुर रहमान का। क्योंकि तो अगर आप उस इलाके की अगर जोग्राफियाई सूरत हाल देखें, उस इलाके को अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद है, वहां पर मदारिस बहुत सारे हैं, वहां पर बहुत सारी वो फैक्टर था। ANP आफ्ताब साहब 2018 में भी 10,307 वोट पड़े थे मुत्तहिदा मजलिस अमल को, वो जमात इस्लामी के भी पड़े, वो JUF के भी पड़े। अच्छा वो ये जो होते हैं ना हैदर भाई, अगर आप समझते हैं, देखिए ये जो मजहबी जमातें होती हैं, ये इनका वोटर जो है ना, वो गर्मी में भी हो, रोजे से भी हो, ये जरूर निकलता है। देखिए वो उसका तरतीब वो है ना, तरबियत वो डिफरेंट हुई होती है, वो जरूर निकलता है। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा एज था जो कि मुस्लिम लीग को पड़ा। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये फिर ये कहूँगा कि इस वक्त मुझे ये सोचने की जरूरत है, मैं अपने उसको अभी तक का जो रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक मुझे ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद भी कराची से एक MNA हूँ। कल मैंने 2023 में भी मैंने अपने हल्के में जाना है, लोगों के पास जाना है, तो मैंने इस हार से क्या सीखा, मैं देखना ये चाहता हूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरी कमजोरियां क्या हैं जो जिसकी वजह से आज लोगों ने मुझे कम वोट किए। अगर अल्लाह, अभी तो रिजल्ट आ रहे, अगर अल्लाह ने किया हम जीत गए तो एक अलग बात है, अगर नहीं जीते जिस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, तो मुझे भी और जो मेरे दूसरे दोस्त हैं इन्हें भी अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है कि क्या कोताहियां हैं, क्या। आफ्ताब साहब, मेरे समझ में ये पॉइंट आया कि कसूर ज्यादा इमरान खान साहब का नहीं है, कसूर ज्यादा फैसल वाडा साहब का। अगर वो इतने नालायक और निकम्मे थे कि हल्का नहीं चला सके, भाई आपने उनको मेरा सेनेटर बना दिया, ये तो आपने एनालिसिस किया ना सर कि ही कैन नॉट डिलीवर। अगर वो डिलीवर नहीं कर सके तो वो अप टू द मार्क नहीं था सर। अच्छा हैदर भाई, देखिए सेनेटर हमने पहले बनाया, इलेक्शन ये बाद में हो रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये अगर समझता हूँ कि मुझे जो फंड मिले और वो मैंने किसी के हवाले कर दिया और मैंने अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो ऐसा नहीं होता। जो कारा साहब या चीमा साहब, इनको पता है कि जो सियासत है वो सिर्फ फंडों की हद तक नहीं होती, वो लोगों के साथ ताल्लुक की बुनियाद पर भी होती है। लोगों के दरमियान रहने का नाम भी सियासत है, लोगों की खुशियों गमों में शरीक होने का नाम भी सियासत है।
उनके साथ खड़ा होने का नाम भी सर तो ये सारे एसओपीज नहीं फॉलो कर सके ना, फैसल वाडा साहब नहीं कर सके तो उसका नतीजा निकल रहा है ना। देखिए उसका ये नतीजा निकल रहा है, तो ये हमारे लिए तो आई ओपनर है ना। हमें ये समझना है, जब मैं खुद क्योंकि एक कैंडिडेट हूँ, मैं एक खुद सर बिल्कुल सही आई ओपनर है, अल्लाह करे ये आई ओपनर बने पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन डॉक्टर निसार साहब एक कमेंट कर दीजिए सर। आप लोग तो इस्तीफे देने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद हम इस्तीफे दे देंगे, तो ये नए लोग मुंतखब हो रहे हैं, क्या ये भी आप लोगों के साथ मिलकर इस्तीफे दे देंगे? अगर इस्तीफे ही देने हैं तो फिर इन इलेक्शन में पढ़ने की क्या जरूरत है सर नून लीग को? नहीं, इलेक्शन में पढ़ने की है कि अवाम, पूरी कौम हमारे साथ है, हमारे बयानियों को, हमारे मौक़िफ़ को वो जो है वो सपोर्ट कर रही है। मतलब ये है कि हम जो भी स्टैंड ले रहे हैं अवाम की मुकम्मल तायद और हमायत के साथ ले रहे हैं, ये असल बात है। देखें, गुजारिश ये है कि देखें हमारे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब ने बिल्कुल सही कहा और बड़ा हकीकत पसंदाना तजदिया कि उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए, हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। देखिए अमूमन फिनोमेना ये होता है हमारे मुल्क में, रवायत ये रही है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है आमतौर पर हुक्मरान जमात जीत जाती है और लोगों को पता होता है अपने काम काज करवाने हैं, अपोजिशन को वोट दे के मैं क्या हासिल करूँ, उन्होंने उससे कौन सी तब्दीली आनी है हुकूमत में। लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्र। फर्ज करें इनकी बात मान ले और हमारी बात आप ना माने, सिर्फ डिस्कशन के तौर पे आप समझ लें, यानी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये मान ले आफ्ताब जहांगीर साहब की बात कि 2018 के इलेक्शन में उन्हें जायज तौर पे इलेक्ट किया गया पीटीआई को, तो फिर आखिर क्या बात है कि इतनी जल्दी 2.5-3 साल के अंदर पूरे मुल्क कर दिया है? जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं मेरे अपने हल्के में वजीराबाद, 60 के में आज ये लेटेस्ट इलेक्शन जो है वो कराची का, हर जगह अवाम इस बुरी तरह मुस्तरद कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? यह है कि अवाम इतनी जल्दी कोई हुकूमत डिस्क्रेडिट नहीं हुई अवाम की नजरों में जितनी जल्दी पीटीआई हुई है। जो बेशुमार रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं उनमें ये भी है कि वो इस बात को एक्सप्लेन भी कर चुके सर, वो इस बात को मान भी चुके की नजरों में जो हुकूमत डिस्क्रेडिट हुई है वो पीटीआई। एक ब्रेक ले लो जल्दी से, ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक के बशीर मेमन साहब ने एक इंटरव्यू में काफ़ी तहलका खेज इंकशाफात किए, उस पर बात करेंगे कि उन इंकशाफात के बाद क्या अकाउंटेबल होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और उन लोगों को जिनका नाम बशीर मेमन साहब ले रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो हर तरह की इंक्वायरी को फेस करने के लिए और इन बातों को साबित करने के लिए तैयार हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बशीर मेमन साहब ने गुज़श्ता दिनों इंटरव्यूज़ दिए दो मुख्तलिफ जगहों पे और उन्होंने कुछ बातें क्लेम की जो कि बड़ी तकलीफ दे हैं। मतलब बतौर सहाफ़ी मेरे लिए तो वो तकलीफ दे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की ख्वाहिशात क्या हैं, और जो तज़किरा बशीर मेमन साहब कर रहे हैं उस तरह की ख्वाहिशात तो जो बादशाह वक्त हुआ करते थे किसी ज़माने में उनकी भी नहीं हुआ करती थी कि फ़लाँ को लटका दो, फ़लाँ को जेल भेज दो। क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए, उस पर एक एक कमेंट लूँगा तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। क्या कह रहे हैं जी बशीर मेमन साहब, सुनाइए जी। आफ्ताब साहब ज़रा कमेंट कर दीजिए, जो बशीर मेमन साहब क्लेम कर रहे हैं, मतलब इसको सुन के तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को जो शख्स अच्छा नहीं लगता उस पर गद्दारी का, दहशतगर्दी का मुकदमा कर दो, उस पर कोई ना कोई मुकदमा करके उसको जेल में डाल दो। हैदर भाई, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जस्टिस नसीम हुसैन शाह साहब बैठे हुए होते हैं। कभी जो लोग जब छोड़ देते हैं, जब हट जाते हैं या तो उस वक्त उनको सारी ईमानदारियां, सारी वफादारियां, सारे तकाजे सब याद आते हैं। वो भाई खुदा के लिए कोई ऐसा मर्द मुजाहिद भी तो पैदा हो कि जो ऑन द स्पॉट सीट पे बैठा हुआ कहे कि जी ये भी आज मुझे अंदर बुलाया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं इसलिए रिजाइन दे के जा रहा हूँ कि मुझे जो है उन्होंने इस बात के लिए कहा, प्रेशराइज किया, मैं नहीं कर सकता। रोलेक्स पहन कर बैठने वाला सरकारी अफसर है वो जब इस किस्म की बातें करता है, जब वो छोटे कद का चीफ जस्टिस जब भुट्टो साहब को हैंग करता है, ये कौन सी, हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब मैं ये जो लोग अपनी सीटों से हटने के बाद राना सनाउल्लाह बन जाते, वो हाजी सनाउल्लाह, सॉरी राना सनाउल्लाह कह रहा हूँ, हाजी सनाउल्लाह बन जाते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मजा तो तब आए कि जब आप ऑन ड्यूटी के अंदर मौजूद होते हुए खड़े हो और कहें कि भाई ये देखें मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और एफआईए का डीजी जिसके पास इतने इख्तियारात होते हैं, यही लोग पकड़ते थे, कभी अयान अली को पकड़ते हैं, कभी किस को पकड़ते हैं, फिर साबित नहीं कर पाते, कभी समंदर के अंदर से किश्तियां पकड़ते हैं, ये हम पकड़ते हैं, ये हम सियासतदान करते हैं। मतलब बड़ा अफसोस की बात है।
बिल्कुल सही सर इस पे कोई जो बातें इल्जाम अगर आपके बकौल ये इल्जाम गलत है सर, ये गलत है, इसकी तहकीक करनी चाहिए, इसका भी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये इतना अमीर तरीन आदमी कैसे बन गया। बिल्कुल नहीं, मेमन तो सर बहुत बिजनेसमैन और कारोबारी शख्सियात हैं। मैं सर वो मेमन वो वाला मेमन नहीं है हैदर भाई, वो अच्छा। ये राजस्थान वाला मेंबर नहीं है, गुजरात वाला मेमन नहीं है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा मैं कह रहा साहब ये बड़ी अच्छी बात है, आफ्ताब साहब कह रहे हैं इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बड़े खतरनाक क्लेम्स हैं, आपकी पार्टी के बड़े अहम लोगों के नाम बशीर मेमन साहब ने लिए हैं और उनके खिलाफ उस वक्त जब जिनका टाइम का वो तज़किरा कर रहे हैं तब कुछ बातें चल भी रही थी उनके खिलाफ केसेस की, गिरफ्तारियों की। कह रहा साहब मैं बिल्कुल जो एक तो मौक़िफ़ जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने अपनाया है, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है वाकई कि जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो बहुत सारी बातें लोग करते हैं, लेकिन जो बात अभी हुई है इस पर मैं समझता हूँ कि एक तो सादा सी बात है कि अगर बशीर मेमन गए हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, फ़रोग़ नसीम साहब के पास और शहजाद अकबर साहब के ऑफिस में गए हैं तो वहाँ पर टाइम भी लिखा होगा, उसका सारे के सारे मिनट लिखे होंगे कि इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ऑफिस भी जा सकते हैं। नहीं अदनान हैदर साहब, पहली बात यह है कि जो शख्स जिससे मुलाकात करने जाता है वो लिखा जाता है कि इसकी कितने मिनट मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से। उसमें ये बातें तो नहीं सामने आ सकती ना, रिकॉर्ड आ सकती है जो वो क्लेम कर रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और बशीर मेमन अगर सच बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए और अगर बशीर मेमन झूठ बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये छुप नहीं सकता, क्योंकि कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में एक बंदा सरकारी मुलाजिम जा रहा है, DGFI ये जा रहा है, वो जाकर मिल रहा है, वो अपना टाइम स्पेंड वहां पर कर रहा है और आप कहें कि वो आया ही नहीं, उनसे मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मीटिंग साबित हो जाए कि DGFI ये बशीर मेमन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिले तो उनकी बातें सच हैं, उसको सच मान ले जाए, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी इंक्वायरी हो। आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं अगर ये सच था तो भाई उस वक्त रिजाइन कर देते, अब इल्जाम है उनकी जानिब से। हाँ वो जुर्रत का उस वक्त मुजाहरा करते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए कि क्या सच बोल रहे हैं बशीर मेमन या कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जलील किया जाए, जुडिशरी में भी मुदाखलत की जाए और पॉलिटिशियन के ऊपर तो वैसे ही उनका गुस्सा नहीं ठंडा होता, डॉक्टरों पर ना मुखालफिन। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, बशीर मेमन साहब ने कई ऐसे नाम भी क्लेम किए हैं जिन पर उसी तरह के केसेस बनाए गए जिनका वो तज़किरा कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की फरमाइश थी कि नून लीग की इस लीडरशिप के खिलाफ इस तरह के केसेस होने चाहिए, तो वो इंडोर्स कर रहे हैं उन केसेस को और उन बातों को जो PTI की जानिब से किए गए और बनाए गए। सर देखिए इमरान साहब, गुजारिश ये है कि ये इल्जाम जो हैं ये ना मुस्लिम लीग नून लगा रही है, ना पीपल्स पार्टी लगा रही है, ना PDM लगा रही है। ये इल्जाम एक ऐसा सरकारी अफसर, साबिक सरकारी अफसर लगा रहा है जिसकी शोहरत एक नेक नाम अफसर की है। मैं अपने भाई आफ्ताब जहांगीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पूछ लें, पता कर लें सिंध में ये बशीर मेमन साहब रहे हैं और इनके कुलीग जानते हैं कि ये एक जानदार अफसर हैं, बासूल अफसर हैं और नेकनाम अफसर हैं। ये इस तरह के नहीं है जिस तरह के बेशुमार हमारे करप्ट सरकारी मुलाजिम है, उस तरह के नहीं है, ये नेकनाम अफसर हैं। अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो यकीन उसमें यह है कि उसकी कोई बुनियाद है, उसकी कोई हकीकत है, कोई वजह है। और दूसरी जो बात है, देखें गुजारिश ये है कि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब को वज़ारत उज़्मा से इसलिए फारिग किया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक लेटर नहीं लिखा, और ये है कि यानी उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुनियाद पे यानी कि उनको फारिग कर दिया गया। हालत ये है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब कोई चीज ना मिली तो हुकूमत का केस है इल्जाम के अकामा कि जी अपने बेटे से जो तनख्वाह आपने लेनी थी वो जो है वो दर्ज नहीं हुई, उसका जिक्र नहीं हुआ। अब हालत ये है कि ये जो इल्जाम इमरान खान साहब पे लगा है, ये मैं आपको बताऊं कि साबिक दोनों वज़राए आज़म के खिलाफ जिस बुनियाद पे उनको फारिग किया गया उससे कहीं ज्यादा बड़ा और संगीन इल्जाम है। तो क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए? इमरान साहब गुजारिश सुन ले, इल्जाम ये है कि नंबर 1 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्जाम है कि आप एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप ये साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप ये आइन शिकनी है, ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इस तरह का सारा कुछ करना जो है, इस तरह के मंसूबे बनाना, और फिर ये है कि मुल्क के इदारों को FIA जैसे इदारों को इस्तेमाल करना, ये है कि ये बिल्कुल ये है कि कानून शिकनी भी है, आइन शिकनी भी है। और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। मेरे पास 4 अफराद को नाम ले रहे हैं
देखें प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान का नाम ले रहे हैं, शहजाद अकबर का नाम ले रहे हैं और वजीर कानून आफ्ताब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आफ्ताब साहब जी, आफ्ताब साहब जल्दी से सर। हैदर भाई सबने डिनाई कर दिया है और जो सिटिंग जज के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे फैसला 5-5 का है, 6-4 का है। तो वो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक उस पर भी वो उनका जब तफसीली फैसला आएगा तो आपको पता चलेगा, वरना 2 जजेस ने पहले उन्हीं के खिलाफ फैसला दिया था जो बाद में रिव्यू के अंदर उन्होंने अपने फैसले से वो किया था, इख्तलाफ किया है। अच्छा, मेरी गुजारिश मुकम्मल होने दे। मैं ये कह रहा था कि देखें, एक तो ये कि बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सर, बिल्कुल ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी की बात होगी, पानी का पानी होना चाहिए। और अगर ये इल्जाम सही है तो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी महज़ब मुल्क में ये इल्जाम भी लगते हैं इस तरह के तो सर 40 सेकंड्स, बिल्कुल ठीक है सर। वो इमरान खान साहब भी कहते थे अगर इल्जाम लगे तो सीट छोड़ देनी चाहिए, खान साहब भी कहा करते थे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि आफ्ताब जहांगीर साहब एक कमेंट जल्दी से सर। अदालत उज़्मा के जजों के खिलाफ इस तरह की सर मेरा सवाल ले लें, मैं कोरोना पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर। कोरोना की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है सर। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में दफनाने की जगह कम पड़ गई। अब वो हिंदू रसूमात के तहत आग लगाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई, ऑक्सीजन है नहीं, लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। पाकिस्तान को भी इस तरह का खुदा ना खास्ता खतरा हो सकता है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे सर। 30 सेकंड में कमेंट कर दीजिए सर। सर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ साथ मेरी अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी है। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल करूंगा, अपनी हिफाजत करूंगा, अपने घर वालों की हिफाजत करूंगा और इसी तरह हम पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारी सूरत हाल इंडिया जैसी हो गई तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब एक कमेंट, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आप मुतमईन है सर? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये तो खुदा की तरफ से है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी है इस मुल्क पे। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इक़दाम किए गए हैं और पब्लिक ने भी, दयानतदारी से मैं अगर बात करूं तो पब्लिक भी कोई इक़दाम नहीं कर रही है। अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है जिस वजह से हम बचे हुए हैं, वरना जिस तरह लोगों का रवैया है, मार्केटों में रवैया है, अपने घरों में रवैया है, उसको देखकर तो बस मैं समझता हूँ कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे अगर हमारे सामने इस बीमारी के साथ चले जाएंगे, हमारे अज़ीज़ो कारब चले जाएंगे, लेकिन कोई भी शख्स इसके ऊपर अमल करने के लिए डॉक्टर साहब सर एक कमेंट कर दीजिए। वैक्सीनेशन का प्रोसेस जिस तरह अडॉप्ट किया गया है, अभी लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं है। पहले 60 साल तक थे, फिर 50 साल को ले, अब 40 साल के लोगों को भी लूप में लिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेट बड़ी क्वांटिटी में नंबर्स में नहीं हो पा रहे सर। मैं तो गुजारिश ये करूंगा कि हुकूमत का तर्ज अमल, हुकूमत का रवैया, हुकूमत के जो फैसले हैं ये कोरोना के हवाले से, वो तो उनको ये एक पंजाबी की एक सेंस है, उसको वो बिल्कुल फिट आती है। हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जागते रहना, साढ़े दिन रहना, ये जो करना है आपने खुद ही करना है, हम पे ना रहिएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो यकीन कर दी डॉक्टर साहब ने। लेकिन नाजरीन, आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, हम सब ने इस मुल्क के लिए काम करना है और हम सब ने मिल के इस कौम को भी बनाना है। तो हम सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर पूरा करना है। तो एक तो लॉकडाउन का और जो SOPs हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए लोगों में, और गैदरिंग्स में मत जाइए, जितना हो सके एहतियात, क्योंकि मास्क पहनना ऑक्सीजन के मास्क पहनने से कई हद दर्जे बहुत बेहतर है। और कोरोना को कंट्रोल करना तो ये आपके लिए भी नहीं, इस पूरी कौम और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।